आखिर एकदम से नेपाल में ऐसा क्या हो गया कि जेनजी को प्रोटेस्ट करना याद आ गया? बिकॉज करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस देश में पहले ही थी। नेपाल गवर्नमेंट ने यूथ पर गोलियां चलवाई और पुलिस की गन से निकलती हुई हर एक गोली नेपाल गवर्नमेंट के डाउनफॉल का कारण बनती जा रही थी। आखिर किस नशे ने नेपाल के यूथ को इतने सालों तक असली प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट कर रखा था? इतिहास गवाह है, नशे के रेट कितने भी बड़े हो लेकिन नशेड़ियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया है। हर इंसिडेंट में सोफा कॉमन था। तो क्या सोफा बेचने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल इंसिडेंट के बारे में। नेपाल का यूथ सोशल मीडिया में घुसा हुआ था और फोन के इस नशे ने नेपाल के यूथ को इतना डिस्ट्रैक्ट कर रखा था कि उन्हें मेन प्रॉब्लम्स ही नहीं पता थी। एंड हम सबको पता है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया कंपनीज यूजर्स के डेटा का इलीगल यूज कर रही है और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में जीडीपीआर यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस जैसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज चल रही है। एंड ऐसे में नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि एक हफ्ते के अंदर सारी सोशल मीडिया कंपनीज को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना उन्हें नेपाल से बैन कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने एक हफ्ता स्ट्रिक्ट टाइम दिया था एंड आफ्टर 1 वीक सोशल मीडिया कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया और इसी वजह से नेपाल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा के साथ साथ 26 और सोशल मीडिया कंपनीज को बैन कर दिया और तब स्टार्ट हुआ जेनजी प्रोटेस्ट। वायलेंस को किसी भी कंडीशन में हम सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन कॉमन लोगों के अंदर के गुस्से को अनदेखा करके इग्नोरेंस का फंडा अपनाने वाली पॉलिटिक्स को हम गलत जरूर बोल सकते हैं। जनता का गुस्सा अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट को गिराने का दम रखता है। फ्रॉड गवर्नमेंट तभी चल सकती है जब देश की जनता नशे में हो, बिकॉज नशेड़ियों ने कभी रिवॉल्यूशन नहीं किया। हम पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं कि शराब के रेट कितने भी बढ़ जाए लेकिन कभी नशेड़ियों ने प्रोटेस्ट नहीं किया, बिकॉज नशे का एक नेचर होता है सब कुछ एक्सेप्ट करना। लेकिन अगर नशा उतरने लगे तो सारी प्रॉब्लम्स याद आने लगती है और ये बात प्रूव होती है नेपाल के इस जेनजी प्रोटेस्ट से। नेपाल का यूथ सोशल मीडिया के नशे में फंसा हुआ था और नेपाल ही नहीं हर देश का यूथ आज सोशल मीडिया के नशे में फंसा हुआ है और जैसे ही नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर बैन किया उनका ये नशा उतरने लगा और नशा उतरते ही वही यूथ नेपाल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन का सिपाही बन गया। नेपाल गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट पर गोलियां चलवाई लेकिन यूथ पीछे हटने को रेडी नहीं था, बिकॉज यूथ का सारा नशा उतर गया था और अब उन्हें असली प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। प्रॉब्लम्स कुछ और थी और सॉल्यूशन कुछ और दिया जा रहा था। ये ऐसा ही है जैसे किसी की बॉडी में जहर फैल रहा हो और उसे हम नींबू और नमक का पानी पिला रहे हो। लेकिन आज हर कंट्री की पॉलिटिक्स की यही कंडीशन है कि वो असली प्रॉब्लम्स को देखना ही नहीं चाहती। एक बंदा बहुत दुखी था और वो अपने दोस्त से बोलता है, मंडे को मैं ऑफिस से घर गया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ मेरे फ्रेंड सुरेश के साथ सोफे पर बैठकर बात कर रही है। ट्यूसडे को मैंने देखा कि मेरे दोस्त रमेश के साथ सोफे पर बैठकर बात कर रही है और वेंसडे को मैंने देखा कि अरुण सोफे पर बैठा है और उससे भी मेरी वाइफ बात कर रही है। तो दोस्त ने बोला, ये सब मुझे क्यों बता रहा है, आगे क्या हुआ? तो उस बंदे ने जवाब दिया कि हर बार सोफा कॉमन था तो करना क्या था, मैंने सोफा ही बेच दिया। और यही चीज दुनिया भर की पॉलिटिक्स कर रही है। वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय सोफा बेचकर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहती है। देश रोटी मांगता है तो पॉलिटिक्स बयान देने लगती है। देश महंगाई का रोना रोता है तो पॉलिटिक्स देशभक्ति सिखाने लगती है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि क्या तुम अपनी लाइफ को फोन की स्क्रीन पर वेस्ट करोगे या फिर अपने सपनों के लिए जियोगे। नशा कोई भी हो तुम्हारी ग्रोथ को स्लो कर देता है जबकि तुम फास्ट ग्रो कर सकते हो। तो अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर फोकस करो और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाओ।